गुड मॉर्निंग। कल हमने पार्ट सेकंड में पाचन तंत्र के सभी भागों के बारे में पढ़ा था। साथ में हमने पाचक ग्रंथियां जो होती हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। आज हम कक्षा 12 बायो में मानव पाचन तंत्र पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। पाचन तंत्र के विभिन्न भाग कल पूरे हो चुके थे। आज हम उसके आगे यानी कि भोजन का पाचन कैसे होता है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि। अगर हम पाचन तंत्र की क्रियाविधि की बात करते हैं तो पाचन तंत्र की क्रियाविधि जो होती है उसके 5 चरण होते हैं। हम एक एक चरण का नाम के साथ साथ उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। सबसे जो पहला चरण होता है वो होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब ये रहता है कि हम इसके अंतर्गत भोजन को मुख गुहा में ग्रहण करते हैं, यानी कि हाथों के द्वारा हम अपने भोजन को मुख गुहा के अंदर डालते हैं और वहाँ पर आगे की प्रक्रिया पूरी होती है। तो भोजन को मुख गुहा में डालना, रखना, यही होता है अंतःग्रहण का पहला चरण। अंतःग्रहण के बाद जैसे ही भोजन मुख गुहा में प्रवेश कर लेता है, दूसरा चरण शुरू हो जाता है और वो होता है पाचन। यानी कि इस चरण के अंतर्गत जो हमने भोजन ग्रहण किया है उस भोजन का पाचन किया जाता है। पाचन तंत्र की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मुख गुहिका से लेकर के धीरे धीरे किस तरह से भोजन नीचे की ओर प्रवेश करता है। सबसे पहले हम पाचन तंत्र की प्रक्रिया में पढ़ते हैं मुख गुहिका, यानी कि मुख में जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कैसे पॉसिबल होती है उसके बारे में। सब फर्स्ट मुख गुहा में पाचन। मनुष्य जो है वह एक सर्वाहारी प्राणी है, यानी कि वह अपने भोजन में प्रत्येक वस्तु को ग्रहण कर सकता है, मांसाहारी हो या फिर शाकाहारी हो, वह दोनों तरह का भोजन ग्रहण करता है। यह मुख गुहा के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। मुख गुहा में जैसा कि आपको कल बताया था दांत पाए जाते हैं जो भोजन को काटने, पीसने और चबाने का कार्य करते हैं, और साथ में जीभ पाई जाती है जिस पर कि लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियों के बारे में आपको कल बताया था। लार में एक होती है, वह भोजन को नम व लसलसा बनाती है, चिपचिपा बनाती है, ताकि भोजन जो है वो आसानी से उसमें लार उसमें घुल जाए और भोजन का पाचन संभव हो सके। उसी के अतिरिक्त अगर आपको बताया था कि लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कि हम टाइलिन एमाइलेस के नाम से जानते हैं। यह जो एंजाइम होता है यह मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। अब इसको हम एक समीकरण के द्वारा समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो स्टार्च है यह मंड टाइलिन एंजाइम जो होता है इसका जो पीएच होता है वो 6 से 7 के बीच में होता है। यह स्टार्च को डेक्स्ट्रीन व माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। अब जब भोजन मुख गुहा में उसका पाचन पूरा हो जाता है तो पाचन के पश्चात उसका एक पूरी गेंदनुमा स्वरूप यानी कि चिपचिपा पदार्थ बन जाता है लेई के रूप में, जिसको कि हम बोलस कहते हैं। ये बोलस जो होता है यह ग्रसनी से होता हुआ वह ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका में प्रवेश करता है। ग्रसनी और वहाँ से यह ग्रसिका में प्रवेश करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं ग्रसिका में पाचन। जैसा कि ग्रसिका में हमने पढ़ा था आहार नाल की एक लंबी नली होती है। ग्रसिका में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, यह केवल एक माध्यम होता है जो कि भोजन को मुख गुहा से लेकर के आमाशय तक लाने का कार्य करता है। ग्रसिका जो होती है वहाँ पर श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे कि श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है। ये जो श्लेष्मा होती है यह उस भोजन में मिलती रहती है जिससे कि भोजन चिपचिपा बनता है और आसानी से नीचे की तरफ सरक सकता है। अब जब भोजन ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय में पाचन। आमाशय में जब भोजन जैसे ही प्रवेश करता है, आमाशय में भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे तक ठहरता है, अर्थात यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है और उसमें भी मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। आमाशय की सतह पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, जिनके द्वारा जठर रस का स्त्रवण किया जाता है। ये जठर रस इसमें HCl, जल, श्लेष्मा, पेप्सिन, रेनिन जो होता है वह नवजात शिशुओं में ही उपस्थित रहता है। वयस्क अवस्था आने पर इसका स्त्रवण होना बंद हो जाता है। जल होता है, HCl होता है, श्लेष्मा होता है, पेप्सिन होता है। ये सभी जो पदार्थ होते हैं जठर रस के अंतर्गत मिले हुए रहते हैं। इन सभी का अपना अपना कार्य होता है। ये अपने अपने कार्य के तौर पे भोजन को
बचाने का कार्य करते हैं, भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है HCl का। HCl जो होता है यह भोजन के pH को कम कर देता है। HCl के जो कार्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। HCl जो होता है यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। चूँकि भोजन आमाशय में काफ़ी अधिक समय तक रहता है, अतः उसको अम्लीय बनाता है, जिससे कि वह भोजन सड़े नहीं, भोजन के कड़े भागों को घोलता है। और साथ में इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करता है। इसके अलावा HCl जो होता है यह भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे कि भोजन का pH थोड़ा कम हो जाता है। अतः कम pH पर जो लारीय एमाइलेज होता है उसकी क्रिया रुक जाती है और वह भोजन और यहाँ के जो आमाशय के जो एंजाइम वगैरह होते हैं वो उस पर अपना कार्य कर सकते हैं। अब इसको हम एक समीकरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आमाशय में पेप्सिनोजन होता है वह निष्क्रिय रूप में रहता है, ये जो HCl है उस पर क्रिया करता है और उसको सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करता है। और जैसा कि नवजात में रेनिन होता है तो वहाँ पर यह रेनिन प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है, जो कि निष्क्रिय होता है, और यह HCl इस प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में परिवर्तित करता है। अब हम बात करते हैं पेप्सिन की। जैसे ही पेप्सिनोजन HCl के द्वारा पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, इसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। यह पेप्सिन जो होता है, यह पेप्सिन सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन का जल अपघटन करता है, यानी कि आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। यह पेप्सिन प्रोटीन का जल अपघटन करके उसको प्रोटीओजेज व पेंटोज में बदलता है। जैसे कि समीकरण है प्रोटीन, इस पर पेप्सिन एंजाइम ने क्रिया करी और उसको प्रोटीओजेज व पेंटोज में परिवर्तित कर दिया। और अगर नवजात की बात करते हैं तो वहाँ पर रेनिन एंजाइम होता है, जो दूध प्रोटीन यानी कि दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का कार्य करता है। उस दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का कार्य करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कैसिनोजन, ये दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। यह रेनिन उसको पहले कैसीन में परिवर्तित करता है, फिर यही रेनिन कैसीन को पैराकैसीन में परिवर्तित करता है और इसके अंतर्गत कैल्शियम मिल जाता है, जिससे कि यह कैल्शियम पैराकैसेनेट में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक तरह से दही का रूप होता है। यहाँ पर कैसिनोजन का कैल्शियम पैराकैसेनेट में बदलना भी अनिवार्य है, क्योंकि दूध जो होता है उसका नवजात शिशुओं के आमाशय में अधिक समय तक रुकना आवश्यक है, ताकि वे उसका पाचन आसानी से कर सके, वो उसका पाचन पूर्ण हो सके। वयस्क मनुष्य में दूध जो होता है उसके आमाशय में ठहरने के लिए HCl का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने HCl के कार्य के बारे में पढ़ा, साथ ही आमाशय में जो एंजाइम होता है पेप्सिन उसकी कार्यविधि पढ़ी, साथ ही रेनिन जो कि नवजात शिशुओं में होता है उसकी जो कार्यविधि है उसको हमने एक समीकरण के द्वारा समझा। अब HCl जो होता है ये अत्यंत तीव्र अम्ल होता है, परंतु फिर भी यह आमाशय की भित्ति को अपघटित नहीं करता और न ही आमाशय को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाता है, क्योंकि आमाशय की आंतरिक भित्ति पर, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, जठर रस में HCl होता है, जल होता है, श्लेष्मा होता है, पेप्सिन होता है। तो HCl के बारे में तो आपने पढ़ लिया। जल जो होता है वह भोजन में मिलता रहता है और भोजन की एक लुगदी बना देता है। ठीक वैसे ही पेप्सिन का कार्य भी आपने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जठर रस में उपस्थित श्लेष्मा की। तो ये जो श्लेष्मा होता है यह आमाशय की भित्ति पर श्लेष्मा का काफ़ी मोटा आवरण पाया जाता है, जिससे भेद कर HCl जो होता है आमाशय की भित्ति की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और जिससे आमाशय की भित्ति की कोई भी क्षति नहीं होती। आमाशय में भोजन का लगभग आंशिक पाचन हो जाता है। साथ ही आमाशय की जल ग्रंथियों के द्वारा थोड़ी मात्रा में लाइपेज का भी स्त्रवण किया जाता है। यह लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। जैसे कि वसा, ये लाइपेज उसमें मिल जाता है, इसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है और उसके बाद जो भोजन है वो एक पतली लय, इसको हम एक लुगदी भी कह सकते हैं, यह लुगदी में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कि काइम कहा जाता है।
अब यहाँ पर आमाशय में जो है पाचन की प्रक्रिया वो संपूर्ण होती है। आमाशय से जो भोजन है वह ग्रहणी में प्रवेश करता है। अब ग्रहणी में किस तरह से भोजन का पाचन होता है इसके बारे में अगले पार्ट में। अब आपका आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वह है, पहला प्रश्न है आमाशय में HCl अम्ल के कार्य बताइए। आप नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न, आमाशय में पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए।